गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में हमने समझा था अबाउट डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्या एक्टिविटीज क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स या कल्टीवेशन करते टाइम ली जाती है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स का मतलब है क्रॉप्स को बेहतर कैसे बनाएं। तो लेट्स अंडरस्टैंड हमें पहले बेटर बनाने की जरूरत क्यों है। Let's read the first point. India's population is over 1000 million and we grow about 145 million tons of food. मतलब इंडिया की पॉपुलेशन है इतनी और हमारे कंट्री में इतना टन्स ऑफ फूड प्रोड्यूस होता है, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स या एग्रीकल्चर एंड इन अदर फॉर्म्स। अबाउट 30 years ago, 30 साल पहले तक हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी और अभी है 1000 मिलियन। एंड क्रॉप प्रोडक्शन कम था, 45 मिलियन ही था, अब 145 मिलियन है। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, डिमांड खाने की, फूड प्रोडक्शन की भी बढ़ती जाती है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो हाउ विल वी कोप अप विद दिस डिमांड, ये डिमांड को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि जो फसल उगती है उसको कैसे बढ़ाएं। सो लेट्स रीड द पॉइंट्स। So there are 4 steps जो लिए जाते हैं। फर्स्ट इज प्लांट ब्रीडिंग, देन देर इज सॉइल इम्प्रूवमेंट। सॉइल इम्प्रूवमेंट के भी 3 तरीके होते हैं। देन देर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड वीड्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है, वील इलेबोरेट कि इससे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज बढ़ा कैसे सकते हैं या इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। नाउ फर्स्ट जो टेक्निक है जिससे कि जो स्टेप है जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सकता है, बेटर हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, जो की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में व्हाट इज डन, यहाँ पे 2 स्टेप्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट वन इज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, एंथर ऑफ अ प्लांट इज रिमूव्ड बिफोर मैच्योरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। एज वी नो, एंथर जो होता है वो मेल पार्ट होता है, उसको ऐसे फोर्सेप्स से, इनको फोर्सेप्स बोलते हैं, इससे रिमूव कर देते हैं इससे पहले कि उसमें वो मैच्योर हो, मतलब कि उसमें प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन से पहले ही रिमूव कर देते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या करते हैं, फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है उसमें पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट से ऐसे करके डस्ट करते हैं। इसकी वजह से क्रॉस ब्रीडिंग होती है। जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो वो एक बेटर प्लांट बनता है, जिससे इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये क्रॉस ब्रीडिंग बार बार करते हैं। बार बार करने की वजह से क्या हेल्प होती है, फर्स्टली इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग यील्ड। जो फसल होती है वो क्वांटिटी में बढ़ जाती है, वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी की होती है, इम्प्रूव्ड वैरायटी की होती है और उसमें डिजीजेस नहीं होते। जैसे कि हमने पिक्चर्स में देखा था, कई बार कीड़े लग जाते हैं या अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती, ये सब चीजें उससे स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टेप्स लेते हैं टुवर्ड्स प्लांट ब्रीडिंग। Institutes and universities of Indian Council of Agricultural Research develop new varieties of wheat, rice, fruits and vegetables to increase the yield। मतलब कि फसल को बढ़ाने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अलग अलग टाइप का गेहूं, चावल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, अलग अलग वैरायटी, हाइब्रिडाइजेशन और ये अलग अलग प्रोसेसेस को यूज करके अपनी जो यील्ड होती है, फसल होती है, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो लिया जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स के लिए वो होता है सॉइल इम्प्रूवमेंट। मिट्टी को कैसे अच्छा बनाया जाए। मिट्टी को अच्छा बनाने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि मिट्टी से ही प्लांट को मिलता है न्यूट्रिएंट्स। अब सॉइल इम्प्रूव करने के लिए हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज क्रॉप रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, एक के बाद एक चेंज करना। तो let's read the example. Maize and wheat crops are alternatively grown with groundnut because groundnut cultivation replenishes the soil. Like you can see, एक बारी कभी उसमें मेज जो कि मक्की होती है या व्हीट, गेहूं को उगाते हैं, फिर उसी मिट्टी में ग्राउंडनट, मूंगफली को उगाते हैं, जिसकी वजह से मूंगफली के जो फसल होती है उसकी वजह से जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो उसे वापस मिल जाते हैं, ताकि अगर वो सेम लैंड में मेज या व्हीट क्रॉप्स उगाएं तो उन प्लांट्स को बेटर न्यूट्रिशन मिले।
Crop rotation is done because these plants have nitrogen fixing bacteria in their roots. तो ये जो रोटेशन करते हैं उससे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो रूट से सॉइल में चला जाता है, जिसकी वजह से मिनरल्स ऑफ द सॉइल अच्छे हो जाते हैं, ताकि जो आप क्रॉप उगाने की कोशिश कर रहे हो वो बेटर तरीके से उग पाए इन इंक्रीज्ड एंड गुड क्वालिटी. नेक्स्ट मेथड है मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग में लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. टू क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर टू सेव टाइम एंड लेबर. एक ही साथ में दो अलग टाइप के यहाँ पे प्लांट्स दिख रहे हैं जो क्रॉप्स उगी हुई हैं. इससे टाइम बचता है और लेबर बचता है. इसकी वजह से इट हेल्प्स द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट ऑफ वन क्रॉप टू बी यूटिलाइज्ड बाय अनदर. एक का जो वेस्ट होता है वो दूसरा क्रॉप यूज कर लेता है. एग्जाम्पल अगेन मूंगफली और कॉटन जो होता है वो मिक्स क्रॉप के तौर पे ऐसे उगाया जाता है. नेक्स्ट इज फील्ड फैलो. फील्ड फैलो इज व्हाट? समटाइम्स द फील्ड जो खेत होता है इट इज लेफ्ट एंड नॉट कल्टिवेटेड फॉर वन सीजन. एक सीजन के लिए उस जमीन में वो जो फील्ड होती है उसमें कुछ भी नहीं कल्टिवेट करते हैं, कोई भी क्रॉप नहीं उगाते हैं. इससे क्या होता है, जो हमस ऑफ द सॉइल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को और न्यूट्रिशन मिलता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन जो सॉइल होती है वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स दे पाती है उसमें. नेक्स्ट सीजन में जो भी क्रॉप उगाने की कोशिश करते हैं, इसमें जो जमीन होती है उसको एक सीजन के लिए खाली छोड़ देते हैं. तो अभी हमने जो 3 मेथड्स पढ़े ऑफ सॉइल इम्प्रूवमेंट, इन सबसे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, हमस बढ़ता है एंड सॉइल बिकम सूटेड फॉर द न्यू क्रॉप. मतलब कि जो नई फसल उगाने की कोशिश करेंगे उसके लिए वो अच्छे से हेल्प करेगी. नेक्स्ट स्टेप फॉर प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स के लिए क्या जरूरी है? प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड वीड. पेस्ट क्या करते हैं, प्लांट्स को खराब कर देते हैं, और वीड्स क्या करते हैं, वो जमीन में ही उगते हैं और जो न्यूट्रिशन हमारे मेन क्रॉप को मिलना चाहिए वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं और हमारे मेन क्रॉप को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है. लेट्स रीड द पॉइंट्स. Once the crop is ready, it has to be protected from diseases by viruses, bacteria, nematodes, fungi, etc. तो ये सारी जो चीजें हैं इससे डिजीजेज हो जाती हैं प्लांट्स को, तो वो क्रॉप हमारे यूज की नहीं रह जाती, वेस्ट हो जाती है. ये सब चीजों को रोकने के लिए केमिकल स्प्रे होते हैं लाइक पेस्टिसाइड्स. दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स जो कि स्प्रे किए जाते हैं. एंड इन केमिकल्स में जो कि पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में स्प्रे होते हैं, दे आर प्रोड्यूस यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज बायोसाइड्स, जो कि इन पेस्टिसाइड्स या वीड्स को किल कर देते हैं, मार देते हैं. लेकिन इन केमिकल्स को यूज करने का एक ड्रॉबैक भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है. दे किल इंसेक्ट्स को तो मार देते हैं, पेस्ट को मार देते हैं, बट अगर ह्यूमंस उसको कंज्यूम कर लें तो वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत डेंजरस होता है. नेक्स्ट पार्ट है स्टोरेज, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स के लिए. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टोरेज की जरूरत क्यों है. बिफोर वी मूव अहेड, व्हाई इज इट नीडेड? देर इज अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड इन इंडिया. हमें पता है कि हमारे कंट्री में फूड की बहुत कमी होती है, स्कैरसिटी होती है, लोगों को खाना नहीं मिल पाता है. इसके अलावा लॉस ऑफ फूड भी बहुत ज्यादा होता है. जो क्रॉप्स में बन जाता है उसके बाद भी ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड उसके बाद भी मुश्किल हो जाता है. देयर आर सम केसेस जहां पे फूड का नुकसान हो जाता है. लेट्स रीड. एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय फूड इन स्टोरेज. कहीं स्टोर करने में रख दिया, वहां पे कीड़े आ जाते हैं या फिर रैट्स आ जाते हैं जो क्रॉप्स को स्पॉइल कर जाते थे जो हमने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है. रैट्स अलोन destroy 25% of the total crop production. क्रॉप को फार्मर्स मेहनत करके उगाते हैं, फिर अल्टीमेटली वो स्टोर होता है, स्टोर से जाके वो खा लेते हैं और जितना बचता है उसका 25%, मतलब कि 1/4 ऑफ द एंटायर प्रोडक्शन तो सिर्फ रैट्स ही खा लेते हैं. It's important to store properly because crops are not available throughout the year. जैसा कि हम सबको पता है क्रॉप्स के उगने का एक पर्टिकुलर सीजन होता है. पूरे साल नहीं उगते हैं लेकिन उनको यूज करने हमें तो पूरे साल खाना है, तो एक बारी में जो प्रोडक्शन होता है वो हमें अच्छे से स्टोर नहीं किया है तो फिर आगे तक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार प्राइस में इंक्रीज हो जाता है.
नेक्स्ट चीज है प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, मतलब कि बारिश की क्यों जरूरत है, क्योंकि सॉइल को, मिट्टी को पानी की जरूरत होती है। पानी की जरूरत कई ज्यादा पूरी होती है रेनफॉल से, बारिश से पानी मिलता है। अगर बारिश ठीक ठाक होती है तो क्रॉप्स अच्छे से उग जाती है, लेकिन कभी कभी बारिश कम होती है। तो लेट्स से एक सीजन में बारिश ठीक हुई तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी हो गई, नेक्स्ट में अगर कम हुई है तो क्रॉप प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं होगी, कम क्रॉप्स उगेंगी तो जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो जिस बार भी अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन होता है उनको स्टोर करके रखते हैं, ताकि इन केस आगे कभी बारिश कम पड़ी तो फिर वो जरूरतें पुराने वाले स्टॉक से पूरा करते हैं। जो ये एक्स्ट्रा स्टॉक अच्छे बारिश के टाइम पे या अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। तो अभी हमने देखा स्टोरेज की जरूरत क्यों है। नाउ लेट्स स्टडी कि एक अच्छा स्टोरेज क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। फर्स्टली इट इज इजी टू क्लीन, उसकी सफाई रोजाना करनी जरूरी होती है ताकि जो स्टोर्ड क्रॉप्स हैं, जो प्रोडक्शन है, वो खराब ना हो। नेक्स्ट वो वाटर प्रूफ होनी चाहिए, मतलब उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पानी जाएगा तो अगेन जो हमारा स्टोर्ड ग्रेन्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट एट अ कन्वीनियंट प्लेस फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ऐसे स्टोर किया है तो यहाँ से ये आगे ट्रांसपोर्ट होके मार्केट एरिया में जाएगी, तो यहाँ से लेके दूसरी जगह पे जाना आसान होना चाहिए। नेक्स्ट वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम रोडेंट्स, रोडेंट्स मतलब कि चूहे और ऐसे सारे एनिमल्स जो कि आके ये सब खा ले, उनसे अच्छे से प्रोटेक्टेड होने चाहिए ताकि डिस्ट्रॉय ना हो, क्रॉप्स वेस्ट ना हो। नेक्स्ट कन्वीनियंट फॉर रेगुलर क्लीनलीनेस चेकअप, बीच बीच में आके लोगों को अपने स्टोर्स चेक करने चाहिए, ताकि अगर कुछ खराब हो रहा हो तो पता चले। तो वो सफाई के जो चेकअप होता है वो आने के लिए भी कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब आसानी से लोग कर पाए ये चेकअप। अगर एक साथ कोने में कहीं रख दिया है तो अंदर की चीजें नहीं दिखेंगी इफ इट इज केप्ट टुगेदर। इसीलिए यहाँ पे देयर शुड बी सम वॉकिंग स्पेस ऑल्सो, ताकि आसपास जाके सब देख सकें कि सब क्लीनलीनेस मेंटेन हो रही है कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं। नेक्स्ट इट्स मस्ट बी कन्वीनियंट टू यूज पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कुछ ऐसे स्प्रे होती हैं, वो भी अच्छे से यूज करने लायक वो जगह होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा था कि क्रॉप्स को इम्प्रूव कैसे करना चाहिए। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ टाइप ऑफ फूड, दैट इज डेयरिंग। डेयरिंग क्या होता है? इट इज एन एस्टैब्लिशमेंट वेयर milk and cream is kept and butter and cheese are made is called as a dairy and its business is called dairying. हम सब दूध और क्रीम को यूज करते हैं, जिस जगह पे दूध और क्रीम बनती है, मिलता है, एंड बटर एंड चीज बनता है, उसको डेयरी बोलते हैं, और इसके बिजनेस को डेयरिंग बोलते हैं। Humans keep some animals for specific purposes. Example, hens for eggs, cows for milk. तो मतलब हम जो ह्यूमंस हैं डोमेस्टिकेट करते हैं कुछ एनिमल्स को, ताकि उससे हमें सम काइंड ऑफ फूड मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल, हेन्स को रखते हैं एग्स के लिए और काउस को मिल्क के लिए। कीपिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक यूजेस इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? जब आप इन एनिमल्स को रखते हो और उनको ब्रीड करते हो, मतलब उनका नंबर भी बढ़ाते हो कोई स्पेसिफिक यूज के लिए, जैसे कि काउस फॉर मिल्क, तो इसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट द लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब ऐसे टाइप के एनिमल्स को लाइफ स्टॉक बोलते हैं जिनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उनसे हमें कोई ना कोई फायदा होता है। Now, cows, goats, buffaloes and camels are milk producing animals of our country. मतलब कि जो गाय, भैंस, गोट मतलब कि बकरा, और कैमल्स होते हैं, ऊंट जो होता है, ये हमारे कंट्री के मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है, इनसे हमें मिल्क मिलता है। जो गोट का मिल्क होता है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। मिल्क ऑफ बफेलोज कंटेन्स मोर फैट देन काउ मिल्क। जो बफेलो का मिल्क होता है वो काउ के मिल्क से फैट कंटेंट में ज्यादा होता है। एंड सबसे ज्यादा इंडिया में जो दूध यूज होता है वो बफेलो का मिल्क होता है। दिस इज अ टेबल दैट इज गिवन इन योर बुक्स। इसमें अलग अलग टाइप के बफेलोज का नाम और कौन से स्टेट में इंडिया के वो ब्रीड होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, और वो पर डे कितना लीटर ऑफ दूध देते हैं, ये सारे डिटेल्स इस टेबल में हमें दिखता है। तो सबसे ज्यादा जो बफेलो मिल्क
पर डे देती है वो मुर्रा बफेलो होती है, जो कि पंजाब या हरियाणा में ज़्यादातर होती है, एंड इट गिव्स अबाउट 25 to 30 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे। इसके अलावा कौन से लाइफ स्टॉक लाइक आई जस्ट सेड, हमारे जो यूजफुल एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलता है, उसको लाइफ स्टॉक बोलते हैं। एंड जेएन के स्टेट में कौन से हैं, दिस इज अ लिस्ट, दिस इज अगेन गिवन इन योर बुक। So that is cattle, buffalo, sheep, goat, horses and ponies, donkeys and mules, camels, yaks and poultry। इसमें से एक जो है वो सिर्फ लद्दाख में होता है, दैट इज फॉर याक्स। बाकी यू कैन गो थ्रू दिस इन योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट जो हम लाइफ स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज फॉर गोट्स एंड शीप, जो कि जेएनके स्टेट में फाउंड मिलता है। दैट इज पश्मीना गोट, मरीन शीप, कंगन गोट एंड बीटल गोट। तो ये अपने अपनी क्वालिटीज की वजह से फेमस है। जो पश्मीना गोट होता है उससे बहुत अच्छे शॉल्स मिलते हैं, विच इज फेमस इन द होल वर्ल्ड। मरीन शीप जो होता है वो लद्दाख में मिलता है, वो अपना फाइन क्वालिटी ऑफ वूल जो होता है शॉल इंडस्ट्री के लिए उससे प्रोड्यूस होता है। कंगन जो होता है वो कश्मीर में मिलता है, जो कि अपने मटन के लिए जाना जाता है। एंड जो बीटल होता है वो जम्मू में मिलता है, एंड इट इज अ मिल्किंग गोट। इसका मिल्क, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, गोट मिल्क बहुत न्यूट्रिशियस होता है। एंड ये वाली गोट जो स्पेसिफिक एक टाइप की ब्रीड है, वो उसका दूध बहुत अच्छा माना जाता है। फीडिंग मतलब कि क्या खाना देते हैं डेयरी फार्म में। इट इज अ मिक्स ऑफ घास जो होती है, ग्रास होती है, एंड लेग्यूम विथ क्लोवर। लेग्यूम अलग अलग टाइप की जो दाल होती है उसका जो प्लांट होता है वो विथ क्लोवर मिक्स करके जो चारा देते हैं उसको बोलते हैं। हीडिंग मतलब कि क्योंकि हमारे इतने यूजफुल होते हैं ये एनिमल्स, तो इनका प्रॉपर ध्यान, प्रॉपर केयर की इन्हें बहुत जरूरत होती है। तो लेट्स रीड। प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स टू मेंटेन हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक, इसको हीडिंग बोलते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? उनको ढंग का खाना रेगुलर बेसिस में टाइम टू टाइम उनको खाना देना जरूरी होता है। जो शेड होता है जहां पे रहते हैं, इट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम ह्यूमंस एंड क्लेनलीनेस मस्ट बी मेंटेन। जो जहां पे ह्यूमंस रह रहे हैं उससे थोड़ा अलग दूर होके होना चाहिए, और वहां पे साफ सफाई अच्छे से देखनी चाहिए। तो इन एनिमल्स को जिनसे हमें कोई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनको क्लीनिंग, उनकी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। और हेल्थ चेकअप्स नेक्स्ट है हेल्थ चेक्स बाय सेल्फ एंड वेटरनरी डॉक्टर्स। मतलब कि टाइम टू टाइम हमें विजिट करके या शेड में देखना चाहिए कि जो एनिमल्स हैं वो सही कंडीशन में है, उन्हें कोई डिजीज तो नहीं हो रही, कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं। और अगर कुछ ज़्यादा सीरियस चीज़ें हैं तो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं जो कि एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, उनको विजिट करा के रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज। स्पेशली मानसून के टाइम में जब बारिश का टाइम होता है तो एनिमल्स को बहुत सारे इन्फेक्शंस या डिजीजेस कैच कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर केयर करनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एंड अगर किसी एनिमल को हो गया है और वो साथ में ऐसे रह रहा है विद अदर एनिमल्स, तो वी शुड मेक श्योर कि बाकी को भी ना लगे वो इन्फेक्शन या डिजीज। एंड जो जिसको हुआ है वो ऑफ कोर्स वेटनरी डॉक्टर से ट्रीट कराना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज वर्किंग कामली एंड ट्रीटिंग द एनिमल जेंटली। मतलब कि आराम से और ध्यान से एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए, उन्हें डराना नहीं चाहिए, उन्हें इल ट्रीट नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव फिनिश्ड टुडेज लेसन। प्लीज़ मेक श्योर आप एंड तक वीडियो देखें एंड अपने नीचे कमेंट करें। एंड we'll be doing some worksheets after this जो आपके चैप्टर में है, वर्कशीट 6.1 and 6.2 in your notebooks. Rest I'll give you the details. Thank you.